हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑटो टायर इंडस्ट्री की कुछ अपडेट्स हम लोगों ने ऑलरेडी आपको लास्ट वीक दी थी, पर कई लोगों को उन पे क्वेरी थी, आप लोगों ने सवाल भी अपने रेज किए थे। तो ये डिस्कशन जो आज हम करेंगे ये हो सकता है आपको कई सवालों के जवाब दे दे। दोस्तों ये नॉर्मल डिस्कशन ना रखते हुए इसमें मैं कुछ मेरे अनुभवों को भी ऐड करूंगा। अनुभव यानी कैसे? दोस्तों आज जैसे आप लोगों के पास कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर में आप लोग निवेश कर रहे हो, आप लोग लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जैसी कई इमर्जिंग सेक्टर्स आप लोगों के पास है निवेश के लिए। दशक पहले जब हम लोग निवेश करते थे, ऑटो टायर और ये सारी कंपनियां हॉट हुआ करती थी। तो वो समय पे भी जो हमने रिसर्च किया था और आज की रिसर्च में क्या कोई फर्क है? क्या ऐसा है कि उस समय कोई और कंपनियां अच्छी थी, आज कोई और कंपनियां अच्छी है? ये पूरे पिछले दशक से ज्यादा के जो एक्सपीरियंस लाइव मैंने देखे, कई चीजें मुझे सीखने को मिली, कुछ गलतियां भी हो सकता है उस समय हुई होगी, उसको ध्यान में रख के दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। हम ऑटो टायर इंडस्ट्री देखेंगे, हम इसकी सारी कंपनियों के बारे में जानकारी लेंगे, कौन धंधा कर रहा है, कौन सी क्वालिटी कंपनी है, जो क्वालिटी कंपनी है वो कंपनी के बारे में थोड़ी और डेप्थ में जानकारी लेंगे, भविष्य से क्या उम्मीद रखें इसके बारे में हम जानेंगे और हम कंक्लूड करेंगे। तो मैं उम्मीद रखूंगा आपको ज्यादातर दूसरी इंडस्ट्री में रिसर्च कैसे करने का वो भी ये डिजाइन से पता चल जाएगा। इस सेक्टर की कंपनियों की भी दोस्तों आपको आइडिया आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग। बिफोर आई स्टार्ट लेट मी अपडेट विथ यू टू इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट्स। पहला 26 सितंबर पूना, पूना, गोवा, वडोदरा, राजकोट जैसे कुछ 10 अलग अलग सिटीज है। वो सिटीज के लिए हम लोगों ने ये रिजल्ट अपडेट मीट सेट की है, एनुअल रिजल्ट अपडेट मीट, जो जनरली हम लोग आपके सिटी में आके अब तक करते थे। ऑनलाइन का जमाना है तो चलो ऑनलाइन मिलेंगे इस बार। दूसरा अपडेट, सितंबर में कोई भी नई बैच हमने स्टार्ट नहीं की है, बिकॉज जून अगस्त बैच के स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे हैं। अक्टूबर महीने में हम एक नई बैच शुरू करेंगे। तो जो लोगों को सीखना है यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन अक्टूबर बैच, राइट। इनके अलावा नए जो पुराने स्टूडेंट हैं इन लोगों के लिए एक एक्सरसाइज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इंडाइसिस व्यू पे वो एक्सरसाइज रहेगी। 15 तारीख से नए रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, उससे पहले एक हम एक्सरसाइज लॉन्च करेंगे। सो गेट रेडी ओल्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो, राइट। चलो अभी आज के टॉपिक पे दोस्तों हम लोग आ जाते हैं। ऑटो टायर इंडस्ट्री, कौन सी कंपनियां? दोस्तों ऑटो टायर इंडस्ट्री में जो डिमांड होती है वो ओरिजिनेट होती है दो कैटेगरी में से। एक होती है दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, यानी अगर कार के टायर है तो वो कहाँ लगते हैं? जो मारुति, हुंडई, जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब गाड़ी बनाती है तो उनके साथ नए टायर लगते हैं। तो एक डिमांड आती है नई गाड़ियों के उत्पादन में से, तो ओईएम से एक डिमांड आती है। दूसरा, आप जब गाड़ियों को 2-3 साल घुमाते हो तो टायर डिके होते रहते हैं, घिसाते रहते हैं, तो आप अपने टायर्स को भी बदलने वाले हो, तो दूसरी डिमांड आती है रिप्लेसमेंट पे, राइट। यही इसमें रिप्लेसमेंट का जो सेगमेंट है ये 55% टोटल वॉल्यूम को डोमिनेट करता है और नई गाड़ियों में से 45% टर्नओवर आता है। तो बहुत लोगों को लगता है कि नई गाड़ियों का कोई रोल नहीं है। नहीं दोस्तों, अगर ऑटो में मंदी होती है और नई गाड़ियां धीमी बिक रही होती है तो 45% स्टेक कम नहीं है, इफेक्ट करता है टायर्स के बिजनेस पे, राइट। इसमें ट्रक्स और बस के जो टायर है 54% वॉल्यूम देते हैं, राइट। तो यहां पे कौन सी कंपनियां ये अभी हम देखते हैं दोस्तों। ऑटो टायर इंडस्ट्री में 18 लिस्टेड प्लेयर्स है, 18 कंपनियां। जब मैं रिसर्च करता था तब भी 12 जितनी कंपनियां तो हुआ करती थी, राइट। तो अभी 18 लिस्टेड कंपनी है, पर वो टाइम पे भी और आज के समय में भी अमेजिंग। 10 साल पहले भी जब मैं देखता था तब 80% जो मार्केट कैप है वो टॉप की 3 कंपनियां देती थी, बालकृष्ण, एमआरएफ, अपोलो टायर। आज भी आप लोग देख रहे हो
80% मार्केट कैप के लिए यही 3 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ कंपनियां होती है जो अपनी पकड़ बाजार पे रखती है। ज्यादा मार्केट कैप यही 3 से आता है, बाकी 20% मार्केट कैप दूसरी 15 कंपनियों से आता है। तो 15 का नंबर बड़ा होगा पर उनका मार्केट कैप में योगदान कम है। मार्केट कैप कौन देता है? 3 कंपनियां। हम देखेंगे कितना, तीनों का टोटल करो तो करीबन लाख करोड़ का इन लोगों का मार्केट कैप है। धंधा ये तीनों कंपनियां मिलके, तीनों नहीं 18 कंपनियां मिलके करीबन 62,000 करोड़ का करती है, यानी 60,000 करोड़ का धंधा, लाख करोड़ का मार्केट कैप, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। दोस्तों ये सेल्स में भी 80% कंट्रीब्यूशन टॉप 3-4 कंपनियों का होता है। तो धंधे में कंट्रीब्यूशन है बालकृष्ण, एमआरएफ, अपोलो, सीएट, ये कुछ 4 कंपनियां हैं जो इसका मेजर कंट्रीब्यूशन यानी 80% कंट्रीब्यूशन में जिनके नंबर लगते हैं, राइट। तो बाकी 14 कंपनियां रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ 20% टर्नओवर के लिए। अब आपको तय करना है कि आपको किधर इन्वेस्ट करना है, 20% टर्नओवर देने वाली कंपनियों पे कि जो रियल में मार्केट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों अगर हम क्वालिटी और ग्रोथ देखें तो दोनों ही चीजों में बालकृष्ण अव्वल है, राइट। हम इनके डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या सही में बालकृष्ण की क्वालिटी ग्रोथ अच्छा है? जब मैं डिकेड पहले रिसर्च कर रहा था तब भी यही कंपनी का क्वालिटी भी अच्छा था, ग्रोथ भी अच्छा है। देखो आज भी यही सिनेरियो है। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों है। शुरुआत दोस्तों हम लोग करते हैं मार्केट कैप से। सो एज हियर यू कैन सी दोस्तों, अगर आप टोटल मार्केट कैप पूरी इंडस्ट्री का देखते हो तो जैसा हमने दोस्तों बताया करीबन लाख करोड़ का मार्केट कैप। ये लाख करोड़ के मार्केट कैप में 43% मार्केट कैप बालकृष्ण का अकेले का है। सो दैट्स अमेजिंग। बड़ा मार्केट कैप बालकृष्ण के पास। दोस्तों ये इतना फेमस नहीं है, ना मेरे टाइम पे फेमस था ना आज है, राइट। फेमस क्या है? एमआरएफ। लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ एमआरएफ ने करके दी है, गलत बात है, राइट। बालकृष्ण ने उससे भी ज्यादा वेल्थ करके दी है, राइट। लेकिन जो लोग भाव देखते हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा खाली, राइट। बालकृष्ण का मार्केट कैप 42%, एमआरएफ का 30%, अपोलो का खाली 12%। अब ये चीज अमेजिंग है क्योंकि बालकृष्ण का इतना बड़ा मार्केट कैप है पर उसका धंधा नहीं है इतना बड़ा, फिर क्यों इन्वेस्टर उसको बड़ा मार्केट कैप दे रहे? राइट, दैट्स ग्रेट। पर चलो हम याद रखें कि पूरे 18 कंपनी की इंडस्ट्री में अगर हमने बालकृष्ण, एमआरएफ, अपोलो ये 3 कंपनियां देखी तो ऑलमोस्ट 80% मार्केट कैप आ गया। और बाल और एमआरएफ ये दोनों ही 70% के लिए काफी है। तो बड़ी कंपनियों में ये 3 कंपनी है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इन्वेस्टर्स का ध्यान किधर है। चलो दोस्तों सेल्स के डेटा स्टडी करते हैं। सो दिस आर सेल्स डेटा, अमेजिंग। सब कंपनी मिलके 60,000 करोड़ का धंधा करती है, तो ये मार्केट कैप इनको करीबन डबल का मिल रहा है, राइट। लाख करोड़ जैसा हुआ ना। पर धंधे में राजा कौन है दोस्तों? अपोलो और एमआरएफ, दिस टू आर किंग्स इन टायर इंडस्ट्री। तगड़ा धंधा अपोलो और एमआरएफ का है। तीसरे नंबर पे आती है सीएट, चौथे पे जेके टायर। तो ये 4 कंपनियों का टर्नओवर सबसे बड़ा है दोस्तों। बालकृष्ण आती है 5वें नंबर पे। तो धंधे में ये 5वें नंबर पे, मार्केट कैप में पहले नंबर पे। हाउ इट इज पॉसिबल? क्यों ऐसा है कि जेके, सीएट ये दोनों भी इनसे बड़े हैं पर इनको तो मार्केट कैप बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अपोलो और एमआरएफ भी उनसे बहुत बड़े खिलाड़ी है, राइट। इन द रियल टर्म्स अगर हम देखें तो बालकृष्ण का धंधा खाली 6,000 करोड़ का है, पर एमआरएफ और अपोलो का 16,000 करोड़। तो कितना ज्यादा हुआ? डबल से ज्यादा टर्नओवर, पर मार्केट कैप दोनों का कम। आपका सीएट, जीके ये दोनों बालकृष्ण जितना धंधा कर रहे हैं, पर मार्केट कैप तो इन लोगों का बिल्कुल आधे से भी कम है। सो क्यों ऐसा? ये हमें सीखने को मिलेगा ग्रोथ और क्वालिटी पैरामीटर से। सो ये ध्यान रखेंगे कि एमआरएफ, अपोलो नंबर 1 इन द टर्म्स ऑफ सेल्स, बालकृष्ण, जेके और सीएट जितनी कंपनी है पर सबसे ज्यादा मार्केट कैप है। ऐसा क्यों? ये हम नेक्स्ट दोस्तों क्वालिटी एनालिसिस में देखेंगे। दोस्तों ग्रोथ अगर देखें, देखो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि धंधा जितना बढ़ेगा, सेल्स ग्रोथ जितना बढ़ेगा,
प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बढ़ने की उम्मीद रहती है। अब अगर धंधे नहीं बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ते। ये सेल्स ग्रोथ मैंने यहाँ पे पिछले 4 साल का लिया हुआ है। अब देखो 4 साल इसलिए लिया है क्योंकि 4 साल मंदी के साल थे, राइट, मंदी। ये 4 साल से ग्लोबल इकोनॉमी म्यूटेड थी, इंडिया की भी इकोनॉमी म्यूटेड थी। तो ये टाइम पे देखो ग्रोथ कुछ भी नहीं आया। जैसे एमआरएफ का धंधा खाली 2% बढ़ा, अपोलो का खाली 5%। सो इट वाज अ म्यूटेड ग्रोथ। क्यों ऐसा? क्योंकि ओरिजिनल इक्विपमेंट मतलब गाड़ियां कम चल रही थी। पर देखो बालकृष्ण का धंधा 11%, एक्सपांशन में लगे थे दोस्तों। इंटरनेशनल मार्केट भी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। तो जो बढ़िया कंपनियां होती है उनका ध्यान रहता है कि भाई धंधा तो मेरे को करना ही है, ग्रोथ लाना ही। अब किधर से लाएंगे? ग्रोथ लेके आ गई है मंदी में भी। दिस इज अ वेरी गुड पैरामीटर ऑफ अ गुड कंपनी। ग्रोथ बालकृष्ण जैसा दोस्तों पूरी इंडस्ट्री में ना आज है ना जब मैं 10 साल पहले रिसर्च कर रहा था, उस समय भी बालकृष्ण वॉज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। उसका ग्रोथ बाकी सबसे अच्छा था, राइट। तो ग्रोथ वाइज कौन है दोस्तों राजा? बालकृष्ण, राइट। अब हम प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं दोस्तों। जैसा यहां पे आप देख रहे हो, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, 18 कंपनी का वर्ल्ड सेल्स आपका एमआरएफ खाली करता था, सॉरी आपका बालकृष्ण खाली करता था 9% का कंट्रीब्यूशन था धंधे में। पर प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों बालकृष्ण का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30%। तो दोस्तों धंधा भले एमआरएफ का 3 गुना है बालकृष्ण से, लेकिन प्रॉफिट दोनों एक जितना करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, राइट। ये आज से नहीं है, बरसों पहले जब मैं आपको जो दशक पहले की बात कर रहा हूं तब भी ऐसा था। और ये जेके ना सीएट ना लो प्रॉफिटेबिलिटी, तो बाकी कंपनियों का तो देखना ही नहीं। अब फिर जब मेजर कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में किसका हुआ यहाँ पे? बाल, एमआरएफ और अपोलो, सीएट। चलो ये 4-5 कंपनियां हुई, राइट। अगर आप टॉप की कंपनियां देख रहे हो, पर लीड कौन कर रहा है दोस्तों? एमआरएफ एंड बालकृष्ण। उसमें बाल ऐसा है जिसका धंधा कम फिर भी जबरदस्त प्रॉफिट, राइट। तो सबको टक्कर दे रहा है प्रॉफिट में। अब देखो सीधी बात है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है उसकी, तो पैसा इन्वेस्टरों को ज्यादा मिलता जा रहा है, राइट। क्योंकि आखिर हमको देखना तो यही है कि धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट कौन कर पा रहा है। हियर यू कैन सी बालकृष्ण नंबर 1 इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ऐसा क्यों? ये दोस्तों इसलिए क्योंकि देखो ये पूरे 1818 की कंपनी का मैंने आपको प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। कितना है आपके बालकृष्ण का मार्जिन? प्रॉफिट मार्जिन मतलब धंधा इतना, वो धंधे में से मैं प्रॉफिट कितना कर पाया। तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों? 20%। अमेजिंग मार्जिन ऑफ बालकृष्ण, राइट। आपकी जो दूसरी कंपनियां हैं जैसे एमआरएफ, अपोलो हुई, तो ये 5-6% के मार्जिन है। या आप जेके देखो तो जेके, सीएट और कम, बराबर है। टॉप मार्जिन आज भी बालकृष्ण का है, दशक पहले भी उनका था। एमआरएफ, अपोलो, सीएट ये धंधा कर रहे हैं, लेकिन मार्जिन कितना है? जो आपके सामने है दोस्तों। जब मैं दशक पहले की बात बताऊं तो बालकृष्ण के मार्जिन 10% जैसे थे, तो एमआरएफ के मार्जिन उस समय 3% थे। सीएट लॉस कर रहा था, जेके लॉस कर रहा था। अब वो दोनों कंपनियां प्रॉफिट में आ गई। तो लोग बोलते हैं ना कंपनी प्रॉफिट में आ गई, चलो अभी खरीदो। अरे आज प्रॉफिट में आई है तो कल बुरा समय आएगा तो पहले कौन लॉस में आएगी? यही पहले लॉस में आएगी। हमें यह देखना है बुरे समय में कौन प्रॉफिट करता है, बढ़िया समय में कौन प्रॉफिट करता है। तो नाम यहीं पे आपका बालकृष्ण उभर के आएगा। एमआरएफ भी आ सकता है, राइट। पर आप फिर जेके और सीएट में निवेश करोगे तो फिर कहां से काम बनेगा? वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी ना, राइट। क्योंकि मार्जिन उनके कम है, आपको कंसिस्टेंट इनकम नहीं मिलेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रायोरिटी बालकृष्ण ही यहाँ पे बनता है, कंसिडरिंग देयर प्रॉफिट मार्जिन। एमआरएफ इज योर सेकंड प्रायोरिटी। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन के साथ मैं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखो, सो दिस इज वेरी गुड पैरामीटर। कंपनी की डेप्ट अपनी इक्विटी के मुकाबले कितनी है, तो गुड ईयर योर मल्टीनेशनल कंपनी। अब देखो मल्टीनेशनल तो क्वालिटी में अच्छी होती है, कोई डाउट नहीं है, पर ग्रोथ नहीं होता दोस्तों उतना वहां पे। बालकृष्ण योर इंडियन कंपनी इज ऑल्सो सिमिलर टू मल्टीनेशनल इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी। देखो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो
हाईली कंफर्टेबल, डेट फ्री कंपनी है बालकृष्ण। एमआरएफ, टीवीएस, श्री चक्र, ये भी कंफर्टेबल है। हर वो कंपनी जो 30% से लेस टोटल इक्विटी से उनका डेप्ट है, डेट इज कंफर्टेबल। पर कंफर्टेबल होने में और डेप्ट फ्री होने में भी तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, राइट? सो बालकृष्ण डेप्ट फ्री कंपनी, एमआरएफ, टीवीएस, you can say good and comfortable comparing to their debt to equity। पर आप फिर C8, अपोलो करीबन 50% जितना डेप्ट तो ज्यादा है। हरिसन मलयालम, जेके टायर 100%। बहुत लोग कहते हैं कि जेके टायर लेना चाहिए, यह है डेटा। अब देखो, जेके टायर चलेगा तो वो जेके की वजह से नहीं चल रहा है, इकोनॉमी की वजह से चल रहा है। अच्छे समय पे क्या होता है, सारी कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन जब बुरा समय आता है तब पहले किसको प्रॉब्लम होगा? देख लो, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो क्या आपके बालकृष्ण को प्रॉब्लम आएगा? नहीं। लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट रेट बढ़ाया उसी दिन जेके टायर आप देखोगे तो 5-10% डाउन हो जाएगा। क्यों? डर, डेप्ट टू इक्विटी, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। यू कैन सी बालकृष्ण इज हाई कंफर्टेबल कंपनी। एमआरएफ इज ऑल्सो गुड, पर टॉप पे कौन आता है? बालकृष्ण, राइट? अवॉइड क्या करना है? जेके, हरिसन जैसी कंपनियों को अवॉइड कर सकते। पहले भी यही डेटा था, आज भी यही डेटा है। तो मैं उस समय भी कहता था, 2015 में भी स्टूडेंट को यही कहता था कि 2020 में भी जो आएंगे वो भी यही कंपनी लेने वाले हैं। देखो, आज भी हम उन्हीं कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट? तो उसके बाद का अगर आप डेटा देखो, आईसीआर, दिस इज ऑल्सो अ गुड पैरामीटर व्हेन यू आर चेकिंग द क्वालिटी। दोस्तों, आईसीआर से पता चलता है कंपनी की लिक्विडिटी कैसी रहती है। सेम मार्जिन से भी लिक्विडिटी पता चलती है, आईसीआर से भी, राइट? तो लिक्विडिटी क्यों? पैसा बचना चाहिए ना एक्सपांशन के लिए। ये कब पता चलता है? अच्छे मार्जिन हो तो पता चलता है, और डेट पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो तो किसकी डेट पेइंग कैपेसिटी अच्छी है? रुगफिला अच्छी डेट पेइंग कैपेसिटी है, बालकृष्ण, मल्टी बेस, इंडेक, ये सारे कंपनियों की डेट पेइंग कैपेसिटी अच्छी है। इवन योर गुड ईयर, राइट? देखो, जो भी कंपनियां 20+ डेट पेइंग कैपेसिटी है, डेफिनेटली दे आर गुड, राइट? कंफर्टेबल एकदम हाईली कौन है? आपका बालकृष्ण, जो धंधा भी कर रहा है, मार्जिन भी है और डेट पेइंग कैपेसिटी भी है। अब बाकी जो कंपनियां कुछ यहाँ पे जिनके नाम है, धंधा नहीं है, मार्जिन अच्छे नहीं है, तो आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा फिर वहां पे, राइट? तो सारे पैरामीटर में कौन सा नाम बार बार आ रहा है? दैट शुड बी योर प्रायोरिटी, राइट? रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये नहीं बताता है कि अच्छी कंपनी है, नो। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको उनकी प्रॉफिट करने की कैपेबिलिटी बताता है। रिटर्न ऑन इक्विटी से ये पता चलता है कि इतना अगर इक्विटी कंपनी का है, राइट? कंपनी का इक्विटी कैसे है? पहली बात तो, आज मैं अगर स्टेक होल्डर हूं बालकृष्ण का, बालकृष्ण पूरा डिविडेंड में नहीं बांट देता है। 100 रुपया कमाया तो 20 रुपया बांटता है, तो बाकी 80 रुपए कहाँ रहते? इक्विटी में रहते कि नहीं है? तो हम भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे, कोई बात नहीं भाई, आप खाली 20% दो, पर 80% जो जमा कर रहे हो ना अपने पास, उस पर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, राइट? तो आप कैसे मापोगे प्रोडक्टिविटी को जो इक्विटी कंपनी के पास है उसके ऊपर? दिस इज अ गुड पैरामीटर, रिटर्न ऑन इक्विटी। जो टोटल इक्विटी है उसके बेस पे कौन सबसे बढ़िया प्रॉफिट कर रहा है? सो योर बालकृष्ण विथ अराउंड 20% रिटर्न ऑन इक्विटी, सो दैट्स ग्रेट एंड अमेजिंग। फिर आता है आपका एमआरएफ, बराबर है? तो कोई डाउट नहीं है, बालकृष्ण रिटर्न ऑन इक्विटी वाइज बढ़िया है, इन्होंने बढ़िया पैसा कमा के दिया। प्राइस रिटर्न, दोस्तों, कगार रिटर्न अगर आप देखो तो किसने बढ़िया रिटर्न दिए? यहां पे मैंने 20 साल के और 10 साल के रिटर्न यहां पे डाले हुए। एज यू कैन सी फ्रेंड्स हियर, बालकृष्ण का कगार क्या बैठता है? जबरदस्त पैसा कमा के दिया बालकृष्ण ने। जबरदस्त मतलब, देखो, जब मैंने निवेश किया था मुझे नहीं पता था कि ये कंपनी का इतना बड़ा ग्रोथ होगा। अच्छी कंपनी में डालना था, यहाँ पे डाला, थैंक्स गॉड, सब अच्छा चला, धंधे बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। ये कंपनी ने पिछले 10 साल में दोस्तों 44% के कगार से रिटर्न दिया है। थैंक्स गॉड आई हैव इन्वेस्टेड देयर। अगर मैं एमआरएफ पे डालता, एमआरएफ ने भी बढ़िया रिटर्न दिए, पर एमआरएफ के 28% कगार रिटर्न है। दूसरा, एमआरएफ ने 3% डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड भी कम मिला है,
कगार भी 28%, बालकृष्ण ने डिविडेंड 25% दिया है और कगार रिटर्न 44%, राइट। अगर मैं 20 साल के रिटर्न देखूं तो भी 40% कगार रिटर्न से उन्होंने रिटर्न दिया है। एमआरएफ के भी रिटर्न अच्छे, अराउंड 20% रिटर्न है, राइट। पर अगर इन्हीं को आप जब कंपेयर करोगे अपोलो, सीएट, जेके, तो वो मैच नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा? क्योंकि क्वालिटी वाइज वो अच्छे नहीं थे, राइट। तो टॉप पे कौन है जिसने सबसे ज्यादा कमा के दिया? अब हमें ये नहीं देखना है कमा के दिया इसलिए मैं लूं, पर कमा के क्यों दिया वो तो आपने देखा ना। अब क्या उम्मीद कर रहे हो ये जो नीचे वाली कंपनियां हैं उनकी क्वालिटी बढ़ेगी क्या? ऐसा नहीं होता है दोस्तों, राइट। सो यू हैव सीन प्राइस रिटर्न। देखो डिविडेंड, हम पूरी का इंडस्ट्री का एवरेज देखे तो पूरी इंडस्ट्री करीबन 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। देखो अपोलो डिविडेंड ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है, बराबर है, पर कमाता कम है, तो ओवरऑल तो इन्वेस्टर को कम ही मिला। आपका बालकृष्ण 25% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो जो निवेशक होते हैं उनके लिए ये इनकम भी इंपॉर्टेंट है, राइट। दोनों प्रकार से इन्वेस्टर कमाते हैं। बीकेटी के बारे में कुछ हम चर्चा करते हैं, क्योंकि जो डेटा आप लोगों ने देखा उन डेटा के आधार पे बालकृष्ण इज नंबर 1 एंड बेस्ट कंपनीज even decade back, even today, even the students of 2025-30 would be investing here, right? So let us discuss on BKT। दोस्तों आज इनका प्राइस करीबन 2400 रुपया चल रहा है। लॉन्ग टर्म में 15% के कगार से इनके धंधे बढ़े हैं, राइट। मतलब 2 दशक से ये 15% के कगार से बढ़ रहा है। हमको तो 15% मतलब अच्छी बात हुई। 15% रिटर्न अगर आपको आपका इन्वेस्टमेंट तब देगा जब इनके धंधे ऐसे बढ़ेंगे। अब ये साल आप देख रहे हो 91% का ग्रोथ, बट दिस इज नॉट रियल ग्रोथ। ये पिछले साल के लो बेस की वजह से, क्योंकि लास्ट क्वार्टर 1 में कोविड का इफेक्ट ज्यादा था, मैन्युफैक्चरिंग पूरा अफेक्टेड था, राइट। तो ये 91 को ध्यान में मत लेना, पर ओवरऑल हम ये तो मानेंगे कि ग्रोथ चल रहा है इन लोगों का, राइट। तो अब बीकेटी कौन है? बालकृष्ण टायर एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ हाईवे टायर मार्केट का। इनकी स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर रिलेटेड, इंडस्ट्रियल और ओटीआर व्हीकल में। एग्रीकल्चर के जो टायर है वो इनको 64% के करीब का टर्नओवर देते हैं, राइट। तो हम ये मानेंगे कि भाई ज्यादा इफेक्ट इनका एग्रीकल्चर रिलेटेड से आता है, राइट। इनका 70% जो टर्नओवर आता है वो रिप्लेसमेंट से आता है। तो हमने पहले देखा कि रिप्लेसमेंट का मार्केट टायर में 55% होता है, पर वो ओवरऑल टायर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में आप देख रहे हो रिप्लेसमेंट ज्यादा है, 70% है, राइट। यहां पे यूरोप जो है वो उनका सबसे बड़ा मार्केट है, करीबन 50% शेयर यूरोप से हो रहा है। दोस्तों ये कंपनी की शुरुआत हुई थी करीबन 1987 में। इन्होंने पहली बार 1000 करोड़ का टर्नओवर 2009 में पार किया था। दोस्तों अभी ये करीबन 6000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, सो दैट्स ग्रेट। और मैं दोस्तों जरूर उम्मीद रखूंगा बालकृष्ण से कि आने वाले समय में 2030 तक मैं इस कंपनी को 15,000 करोड़ पार करता हुआ तो जरूर देखूंगा, राइट। तो एक ग्रेट जर्नी थी इन लोगों की। लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्री स्टेटस मेंटेन करने के साथ ये लोग ह्यूज एक्सपांड कर चुके हैं। ये लोग अपने धंधे को बढ़ाने में कामयाब कैसे हुए? दोस्तों 200 करोड़ का धंधा, 6 करोड़ का प्रॉफिट। आज कितना है, राइट। ये जो मैंने डेटा दिए ये 2001 के हैं। आज कितना कर रहे हैं? 6000 करोड़ एंड 11,000 करोड़। हाईली सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग सेल्स एंड प्रॉफिट बोथ। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 2015 के अगर आप रिव्यू हमारे देखो तो हम कहते थे एक दिन आपकी बालकृष्ण 1000 करोड़ के प्रॉफिट में एंटर हो जाएगी। देखो आ गई। ये साल दोस्तों लैंडमार्क साल था कि बालकृष्ण इंडस्ट्री 1000 करोड़ के प्रॉफिट करने वाली कंपनियों में अपना नाम दर्ज कर पाई। तो दोस्तों यही है इंडिया की स्टोरी। इंडिया जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, आप हर साल नई नई कंपनीज को एंटर होता हुआ देखोगे जो 1000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच रही है। तो इंडिया में मिड साइज की भी जो कंपनियां हैं इनकी संख्या भी बहुत बढ़ेगी दोस्तों, राइट। सेल्स जो इनका है 20 गुना बढ़ा है पिछले 2 दशक में। प्रॉफिट 60 टाइम्स दोस्तों इन लोगों का बढ़ा है। और इसी वजह से दोस्तों भाव जो है
2000 गुना से दोस्तों इन लोगों का बड़ा है, भाव भी बड़ा है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी इन्होंने दोस्तों आप लोगों को दिए हैं। सो ग्रेट स्टोरी। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि 18% के कगार से इनके धंधे बढ़े, 25% कगार से इनके प्रॉफिट बढ़े, और इसीलिए अगर कोई निवेशक ने लाख रुपए लगाए होते 20 साल पहले, आज उनकी वैल्यू 20 करोड़ रुपया होती, और 5 लाख रुपया तो उनको डिविडेंड में वापस आ गया होगा। राइट, हर साल अभी भी उनको बढ़िया डिविडेंड आ रहा होगा, और ये आता जाएगा जब तक टायर लगेंगे। राइट, तो बालकृष्ण के बारे में हमने पहले भी देखा कि दे आर द हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमंग ऑल पीयर ग्रुप। बढ़िया ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, तो दोस्तों वेल्थ क्रिएटर जरूर हम इसे कह सकते हैं। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि आपके परिवार में कई लोग इसमें 2013-14 से भी एडिशन करते जा रहे हैं। देखो, वो समय आप लोगों ने 150-200 रुपए पे लिए, जब जब मौका मिला, जब जब ये शेयर नहीं चला, तब आप घबराए नहीं, तब आपने और एक्यूमुलेट किए। क्योंकि हम लोग जनरली अपने आप से ये पूछते हैं जब शेयर गिर रहा होता है तो, कि मैं ये नहीं लूंगा तो दूसरा कौन सा शेयर लूंगा, क्या इससे अच्छा क्वालिटी का कोई है क्या? और जब ये गिर रहा होता है तो दूसरे शेयर भी गिर रहे होते हैं। राइट, तो घबराने का नहीं गिरते समय पे। यू कैन ऑलवेज टेक अपॉर्चुनिटी ऑफ द फॉलिंग मार्केट। अगर आपके पास पड़े हुए लॉन्ग टर्म से कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो जल्दबाजी करके इसको बेच दे, क्या जल्दबाजी है। राइट दोस्तों, पिछले कुछ साल चैलेंजिंग रहे। राइट, क्यों? क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में ओवरऑल मंदी थी। पिछला साल भी एक चैलेंजिंग था, लॉकडाउन की वजह से डिसरप्शन थे, और स्यूज कैनल का भी जो फियास्को हुआ, ये कुछ न कुछ कारणों की वजह से शेयर आपका करेक्शन में था। लेकिन Q2 के बाद से एग्री डिमांड बढ़िया बढ़ी, जिसने इनके टायर के वॉल्यूम को बूस्ट किया। एग्री डिमांड ने इनको हेल्प की, और हमने पिछले साल के नतीजे भी इनके 20% से धंधे बढ़ते हुए देखे, और 23% से इनके प्रॉफिट भी बढ़े। तो जब दूसरे टायर ग्रोथ नहीं कर रहे थे, ये कंपनी ग्रोथ कर पाई। करंट सिनेरियो यानी Q1 भी अगर हम देखें, 91% पिछले Q1, ये Q1। वैसे देखा जाए तो वो लो बेस था, पर उसके साथ ये भी है कि Q1 के पहले जो Q4 था, उससे भी ज्यादा धंधा है। मतलब ट्रेंड कंप्लीट पॉजिटिव है यहाँ पे। राइट, तो हम ये बालकृष्ण में उम्मीद जरूर करेंगे कि इस साल भी हम लाइफ टाइम हाई धंधा, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट देखेंगे। हमें क्या उम्मीद है? 25% से इस बार हम उम्मीद रखेंगे धंधा बढ़े। ये पूरे दशक हम उम्मीद रख सकते 15% से कंपनी के धंधे आने वाले दशक में भी बढ़ते जाए। तो स्ट्रेटेजी क्या होगी दोस्तों? पुराने निवेशक जिनके पास बरसों से पड़े हुए, वो रख सकते हैं, और 3000 प्लस जब शेयर जाता है तो 5% प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर सकते हैं, पार्टी हो जाएगी आपकी। रैली मोड में तो है अभी, पर जब कभी बाजार गिरता है और टूटता है शेयर 1900 से 1500 की रेंज को ध्यान रखें, ये आपकी बाइंग रेंज है। तो ये रेंज में बाय करना है, यानी बाजार गिरता है तो चिंता नहीं, खुश हो कि आप एक्यूमुलेट करोगे। बाजार चलता है, यू कैन बाय मोर। टारगेट दोस्तों आने वाले 4 साल के हम 4000 रुपए के रख सकते हैं। ओवरऑल मल्टी ईयर रैली का कैंडिडेट था और आज भी है। गुड कैंडिडेट SIP। अभी ये स्टॉक करेक्शन में है तो आप इसमें SIP कर सकते हो। वेटेज हम 1-2% का यहाँ पे रख सकते हैं। यस, डेफिनेटली वी कैन होल्ड दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। दोस्तों देखो, अमेजिंग बात मैं बताता हूं। 2003 में म्यूचुअल फंड का स्टेक खाली 3% था, 3%। FII थे ही नहीं। आज देखो, म्यूचुअल फंड 15%, FII 15%। रिटेलर किधर है? इंडियन रिटेलर को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है अच्छी कंपनी में। क्यों नहीं होता है? राइट, क्योंकि हम लोग ये डेटा नहीं देखते, और वो लोग क्या है ना, खिलाड़ी हो गए। FII और ये सब लोग बरसों से शेयर बाजार में डाल रहे, तो डेटा देख के बाय करते। हम लोग भाव देख के बाय करते। महंगा है, नहीं लेने का है। अरे महंगा क्यों है? अच्छा है तभी तो महंगा है, ये सोचते नहीं हम लोग। राइट, चलो नो प्रॉब्लम। दिस वाज समथिंग अबाउट बालकृष्ण। यहाँ पे मैंने सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, देखो कितना कंसिस्टेंट पिछले 2 दशक में धंधे बढ़े। खाली ये 2 इंस्टेंस है
जब कंपनी के धंधे डाउन हुए, ओनली 2 इंस्टेंसेस ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर्स। तो यही मैं उम्मीद रखूंगा कंपनी कंसिस्टेंटली अपने धंधे को बढ़ा पाए। दिस इज द चार्ट जो अभी मैंने आपको बात की 3060। मैं उम्मीद करूंगा ये अभी इसी साल आ जाए। आने वाले 3-4 साल 4-5 ईयर मैंने लिखा हुआ है, या उतने समय में हम 4000 का टारगेट रखेंगे। 1900 से 1500 की रेंज में हम इकट्ठा करेंगे। देखो पिछले 28 साल में 2000 गुना तो हो गया है। सो यस, दिस इज द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर। अब एमआरएफ की भी बात कर ले तो एमआरएफ यानी दोस्तों मद्रास रबर फैक्ट्री, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और लार्जेस्ट है अपोलो के साथ, बराबर है। ये दुनिया की भी 6ठी लार्जेस्ट कंपनी है। इनका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। दोस्तों एमआरएफ और अपोलो ये दोनों की टायर इंडस्ट्री में लीडरशिप है। एमआरएफ के मार्जिन अच्छे हैं अपोलो, सीएट, जेके उन लोगों के मुकाबले। एमआरएफ लो डेप्ट कंपनी है अपने कंपटीटर से मुकाबले। एमआरएफ लार्जेस्ट अमंग द इंडस्ट्री, यस जरूर हम लोग कह सकते हैं। दोस्तों इनका भी जो धंधा है आप देख सकते हो, 2000 करोड़ का सेल्स था, 80 करोड़ का प्रॉफिट था 2002 में। आज आप देखो ये जो इनका 2000 करोड़ का धंधा था वो 16,000 करोड़ पहुंच चुका है। तो देखो धंधा बढ़ने से क्या हुआ, इनका जो प्रॉफिट 80 करोड़ था वो 1300 करोड़ आ गया। तो प्रॉफिट बढ़ा, ये किसका बढ़ा, ये आप लोगों का बढ़ा अगर आपके पास शेयर है तो। गुड ग्रोथ अराउंड 10%, लो डेप्ट ऑफ अराउंड 800 करोड़, 800 करोड़ का डेप्ट है, ज्यादा नहीं है, लो बोलेंगे इनके पास जो इक्विटी पड़ी हुई है उसके मुकाबले। और रिटर्न ऑन इक्विटी तो नहीं, पर रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी इन लोगों का सबसे अच्छा है इंडस्ट्री में। क्यों? पेड अप इक्विटी यानी प्रमोटर ने जो पैसा लगाया है। देखो दोस्तों एमआरएफ सबसे पुरानी कंपनी है टायर में इंडिया में, तो इतनी पुरानी है, वो जमाने में प्लांट डालने में आपको बहुत कम पैसे लगते थे, तो इनकी इक्विटी बहुत छोटी है, राइट। तो वो इक्विटी से जब आप आज के प्रॉफिट करोगे तो तगड़ा होगा ही रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, राइट। कई लोग यहाँ पे हमारे ग्रुप में ऐसे भी है जो बालकृष्णम में थोड़ा उनको डर लगता था, तो उन लोगों ने लीडर में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपया। दोस्तों मेरे को ध्यान है अभी 2012-13 में भी आप लोग ले रहे थे, राइट। कोई घबराने का जरूर नहीं है अगर आपके पास वो समय का था। देखो 5 साल से नहीं चल रहा था शेयर, अगर आपने वो टाइम पे भी लिया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। रखो, डिस्टर्ब करने का जरूर नहीं है, बढ़िया कंपनी है, अच्छा ऑप्शन। मैं अभी भी कहूंगा बालकृष्ण इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पर एमआरएफ में ऐसा कोई डर नहीं है, बढ़िया कंपनी है, अच्छा मार्जिन है, लो डेफ स्टेटस है इनका, राइट। सो यस, दिस वाज सम डेटा अबाउट एमआरएफ। दोस्तों जैसा हमने बालकृष्ण ने भी यही बात किया कि पिछले कुछ समय ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं थे, तो धंधे म्यूटेड थे। एमआरएफ के भी धंधे दोस्तों म्यूटेड है, राइट। यहां पे एमआरएफ में भी 2018 से एमआरएफ करेक्शन मोड में था। ये साल भी दोस्तों चैलेंजिंग था, पर Q2 के बाद जो हमने ऑटो में रिकवरी देखी तो एमआरएफ को भी उसका फायदा हुआ, राइट। Q1 में पिछले साल 45% से दोस्तों धंधा डैमेज था, लेकिन जैसे साल खत्म होने लगा, आगे बढ़ने लगे, हमने ये डैमेज को धीमे धीमे कम होता हुआ देखा। अब ये साल देखो, ये साल का Q1 क्या है, 70% ग्रोथ। क्यों? क्योंकि पिछले साल का Q1 बहुत बड़ा डैमेज था। देखो ये Q1 में भी कोरोना था, पर फैक्ट्री इस बार चालू थी, राइट। प्रॉफिट बहुत कम हो गए थे क्योंकि एमआरएफ का तो वैसे भी मार्जिन कम है, बालकृष्ण जितने तगड़े मार्जिन नहीं है, तो इनके बहुत कम मार्जिन हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ग्रोथ 850% दिख रहा है। पर ये भी है लो बेस की वजह से। ये साल दोस्तों हम एमआरएफ में क्या उम्मीद रखेंगे? दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि 15% से धंधा और प्रॉफिट ये साल उनका बढ़ना चाहिए, राइट। सेल्स उनके लाइफ टाइम हाई आने चाहिए, पर प्रॉफिट में डाउटफुल है, हो सकता है प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई ना भी आए। तो हम बाय किधर करेंगे? 70,000 के करीब नीचे आए तो हम इसको बाय कर सकते हैं, और 5-1 साल में हम इसकी कीमत 1.8 लाख रुपीस की हो जाए, ये उम्मीद कर सकते हैं, राइट। यस, यहाँ पे भी वेल्थ बन सकता है। बेटर ऑप्शन अभी भी बालकृष्ण है दोस्तों। एमआरएफ के अंदर 14% होल्डिंग म्यूचुअल फंड का
इंश्योरेंस कंपनियों का 14% होल्डिंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी का है, जबकि 6% एफआईआई के पास है। इनाम सिक्योरिटीज जो है उनके पास 1.7 लाख शेयर्स है, तो 4% होल्डिंग उनके भी पास है, राइट। हम लोग अगर एमआरएफ बाय करते 1% वेटेज हमारा रख सकते हैं, राइट। दिस इज द चार्ट ऑफ एमआरएफ। जैसा मैंने आपको बताया, देखो न्यू बाइंग कैन बी डन नियर 70,000, वो आपका 50 मेमा के करीब आ जाएगा। टारगेट ये 1.8 लाख का रखो आने वाले 5-1 साल का, बराबर है। सो डिस्क्लोजर, देखो मेरा पर्पस था ओवरऑल इंफॉर्मेशन देना। प्रॉफिट फ्रॉम इट कोई टिप गिविंग कंपनी नहीं है कि चलो टिप दे दिया 2 कंपनी ले लो, नो। समझो कंपनियों को, आपको ठीक लगता है फिर आप डिसीजन लो, राइट। तो हो सकता है, देखो मेरे पास तो बालकृष्ण है, तो मैं बालकृष्ण की तारीफ करता जा रहा हूं, तो आप बोलोगे आप क्यों बालकृष्ण बोल रहे हो, पर वो मेरे पास है भी क्यों, अच्छा लगा इसलिए। मैंने बोला इसलिए मत लो दोस्तों। इफ यू थिंक द स्टॉक इज गुड, इन्वेस्ट करो, राइट। सो दिस वाज द डिस्क्लोजर। अगर आपको अभी भी क्वेश्चंस है तो प्रॉफिट फ्रॉम इट में आपका दोस्तों स्वागत है। आप टोल फ्री नंबर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, सीखने के लिए भी या क्वेरी के लिए भी आप हम तक पहुंच सकते हो, और ऐप डाउनलोड कर लीजिए ताकि ऐप में आपको मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स पे कुछ भी सवाल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आप इसी प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री सीखना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद टू everybody।